Hello, hello. हाँ सर। Okay, sir. Welcome and good morning to all my dear student, CNO sir, and our officers in online teaching. I am Arvind sir from Khernagar Municipal Secondary School, Bandra East. English is my subject, and my topic is question number 3, poem for comprehension. So now I am going to start poem for comprehension. ये पोएम फॉर कॉम्प्रहेंशन जो चीज है, कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें जो भी पोएम दिया जाएगा उसको सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है, तभी कॉम्प्रहेंशन हो जाएगा। और ये कॉम्प्रहेंशन जो है ये 5 मार्क्स के लिए आता है, और जो उसमें आपको 3 एक्टिविटी करनी पड़ती है। उसमें A1 में एक सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी रहता है, दूसरा रहता है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, और तीसरा रहता है एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस। तो ये एक एक चीज हमें इसमें से समझना है। तो सबसे पहले हम पोएम का जो मीनिंग है वो मीनिंग समझेंगे, और तभी हमें ये पूरा पोएम का जो अर्थ होता है वो समझ में आएगा। जैसे कि अ टीनेजर्स प्रेयर, टीनेजर्स का मतलब होता है कि a person who is 13 to 19 years of age, यानी कि 13 से लेके 19 तक जो आयु होती है बच्चों की, उनको बोलते हैं टीनेजर्स। और ये जो अवस्था है, ये तूफानी अवस्था भी उसको कहा गया है, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रौढ़ अवस्था। और टीनेज इज very important age in everyone life. The poet tells that the God show him proper way, or the God in the poem is the symbol of person's inner minds, family or society, where he learns to differentiate it, the right or just things with the wrong or worst. यानी कि ये जो पोयम है, ये जो टीनेजर्स बच्चे हैं, यानी कि प्रौढ़ अवस्था में जो बच्चे हैं 13 से लेके 19 एज वाले, इस एज में जो बच्चे हैं वो बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहता है, और इसीलिए इस एज को प्रौढ़ावस्था भी कहा गया। यानी कि इस एज में 13 टू 19, इस एज में जो भी खुद को संभाल लेगा वो आखिरी तक बिगड़ने की संभावना नहीं रहती है। और इसीलिए इस पोयम में जो गॉड है, गॉड के लिए ये बच्चा प्रेयर कर रहा है कि गॉड मुझे कुछ गाइड्स करे, मार्गदर्शन करे। और इस पोयम में जिस यानी कि अपने जो गॉड है, गॉड भी उनको अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए काम करते हैं कि कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा बुरी तरफ जाने वाला है। तो ये जो एज है, इसी में बच्चों को संभलना पड़ता है, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और हम अभी इस पोएम का जो भी मीनिंग है वो समझ लेंगे। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, यानी कि देखो हर दिन लाता है न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत लाता है, हर दिन नई शुरुआत लाता है। डिसीजन आई मस्ट मेक, यानी कि डिसीजन हमें ही लेना पड़ता है, यानी कि डिसीजन हमें ही लेना चाहिए। आई एम द ओनली वन टू चूज, और इसके लिए मैं ही जवाबदार रहूंगा, मैं ही जिम्मेदार रहूंगा। द रोड दैट आई विल टेक, यानी कि जो जीवन है, जीवन में कौन सा रोड चुनना है, इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। अभी ये जो पहला स्टांजा है, इस पहले स्टांजे में जो सेकंड लाइन है, डिसीजन आई मस्ट मेक, ये जो है इट इज नॉट करेक्ट प्रोज ऑर्डर। ये जो लाइन दी है ये करेक्ट प्रोज ऑर्डर में नहीं है, और जब कोई लाइन करेक्ट प्रोज ऑर्डर में नहीं होती तब तुम्हारा जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है तुम्हारा इन्वर्शन। यानी कि फिगर ऑफ स्पीच मतलब जो थर्ड क्वेश्चन है अपना पोएटिक डिवाइस, उसमें वो 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच।
तो इसमें डिसीजन आई मस्ट मेक, ये लाइन जो है ये करेक्ट प्रोज ऑर्डर नहीं है। तो फिर करेक्ट प्रोज ऑर्डर क्या है? आई मस्ट मेक डिसीजन, आई मस्ट मेक डिसीजन। तो ये हो गया पहला लाइन का मीनिंग। दूसरा है आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। देखो आई कैन चूज, मैं चुन सकता हूँ, टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का मार्ग। मैं चुन सकता हूँ मेरे जीवन का मार्ग, दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, कि जो सक्सेस की ओर जाता है, यानी कि सफलता की ओर जाता है, ऐसा मैं मार्ग मेरा चुन सकता हूँ, मेरा रास्ता मैं चुन सकता हूँ। और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, और यदि मैं, ट्रैवल का मतलब यात्रा करना, अभी ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड मतलब जो इविल थिंग्स है, इविल जो जीवन में इविल होता रहता है। डार्कन मतलब अंधारमय, अंधार मतलब अंधेरा। अभी अंधेरा, यदि तुम अंधेरे रास्ते से यात्रा करोगे तो क्या होगा? दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, तो आपको वो निराशा की ओर लेके जाएगा। डिस्ट्रेस का मतलब होगा बोरनेस और निराशा, डिस्पेयर। तो इसमें, इस पोयम में कवि ने बताया है कि सही मार्ग चुनो, यानी कि सिलेक्शन करने को बोला है यहाँ पे, कि बच्चों को, ये टीन एज में बच्चे बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। उनको अच्छा क्या है बुरा क्या है ये नहीं समझ में आता है। इस एज में बच्चा क्या करता है, खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है। जैसे कि माता पिता कुछ उनको बोले तो उनके शब्द को वो रिफ्यूज कर देते हैं कि मुझे नहीं करना। जैसे कि समझो, फॉर एग्जाम्पल के लिए देता हूँ कि यदि कोई सब्जी तुम्हें पसंद नहीं आती है तो तुम क्या करते हो? गुस्सा करते हो कि ये क्या बनाया, क्योंकि तुम्हारा एज है उसके लिए जवाबदार। और इस एज में बच्चा किसी की सुनता नहीं है, खुद को बड़ा समझता है, और इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि हमें सिलेक्शन करने का अधिकार दिया गया है कि यदि तुम अच्छे रास्ते से जाओगे तो सफलता पाओगे, और यदि आप डार्कन रोड से जाओगे यानी कि इविल रोड से जाओगे तो आपका, आपके जीवन में निराशा जरूर आएगी। अभी तीसरा स्टांजा देखिए, प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड। देखो अभी यहाँ पे ये बच्चा भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि प्लीज ओपन अप माय आईज, हे भगवान मेरी आंखें खोलो, प्लीज ओपन माय आईज दैट आई माइट क्लियरली सी, और मेरी आंखें खोलो और मैं स्पष्ट देख सकूं, दैट आई माइट क्लियर सी, कि मैं स्पष्ट देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, और यदि मैं कहाँ पे रॉन्ग कर रहा हूँ तो मुझे राइट करने के लिए आप मुझे मदद करो, सहायता करो। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन 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 मी, और मुझे, यानी कि मुझे सर्वोत्तम, यानी कि मैं सर्वोत्तम जो भी चीजें करूंगा उसके लिए मुझे मोटिवेट करो। यानी कि इस पोएम में, इस स्टांजा में ये बता रहे हैं। तो बच्चा यहाँ पे गॉड को प्रार्थना कर रहा है, बच्चा यहाँ पे गॉड को बोल रहा हो कि मुझे मदद करो। कब मदद करो? जब मैं बुरे रास्ते पे चलूंगा तो मुझे सही रास्ता दिखाने का काम करो, और मेरा जीवन सर्वोत्कृष्ट कैसे बने उसके लिए मुझे मोटिवेट करो। अभी अगला जो स्टांजा है देखिए, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो। देखो हेल्प मदद करो, सहायता करो। लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। टू जस्ट से नो, टू जस्ट से नो मतलब मुझे कुछ भी करने को रिफ्यूज करो, नकार दो। वेन टेम्पटेशंस कम इन माय वे, जब भी मुझे किसी चीज की लालच होगी, टेम्पटेशन का मतलब होगा किसी भी चीज की लालच होना, लालच। टेम्पटेशन का मतलब क्या होगा? लालच। तो जब भी मेरे अंदर लालच पैदा होगा, जब भी मेरे अंदर लालच आएगा, तब तुम मुझे वो चीज न करने के लिए बोलो, दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, कि जिसके कारण मैं मेरी बॉडी को क्लीन रख सकूं। क्लीन का मतलब स्वच्छ, एंड फिट फॉर लाइफ इज डे, और हर एक दिवस के लिए, हर एक दिन के लिए मैं मेरे बॉडी को फिट रख सकूं। इसके लिए मुझे मुझे बुद्धि दो, और मुझे किसी चीज का भी लालच मत आने दो।
और इससे मेरा हेल्थ भी क्या रहेगा, फिट रहेगा। फिट मतलब हेल्दी, निरोगी रहेगा। और लास्ट के स्टांजा में जो अपना पोएट है, ये पोएट बोल रहा है, व्हेन माय टीनेज इयर्स आर व्हेन माय टीनेज इयर्स आर ओवर, जब भी मेरे टीनेज का जो इयर्स है, साल है, वो खत्म हो जाएंगे, आई नो दैट, यानी कि मुझे समझ में आएगा, आई विल सी, मैं देख पाऊंगा, दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया है। यानी कि जब भी मेरा प्रौढ़ अवस्था खत्म हो जाएगा, जब मेरा प्रौढ़ अवस्था खत्म हो जाएगा, तब मुझे ये समझ में आएगा कि मैंने जितना भी जिया है, मेरी लाइफ जितनी भी जिया है, दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, मैंने सर्वोत्तम यानी कि बहुत ही उत्कृष्ट जिया हूं मैं, और विथ फॉर वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, और जिसमें आप भी मेरे साथ थे। तो इस प्रकार ये टीनेजर्स पेयर का मीनिंग है। अभी इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं, देखो पहला आएगा, मैंने पहले ही बोला हूँ कि सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, यानी कि इसमें दो टाइप्स की एक्टिविटी आपको पूछ सकते हैं सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी में, कि उसमें एक तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव रहेगा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस। देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 दिए है, यानी कि 4 आपको दिए है, और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको दो ऑप्शन दिए हैं, और दो ऑप्शन में से आपको कोई भी एक चुनना है। और ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है 2 मार्क्स के लिए, और ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, और ये जो एक्टिविटी है डिपेंड्स ऑन योर पोयम, तुम्हारे पोएम के बेस पे ये डिपेंड रहती है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी लाइन इसमें आएगी उसको 2-3 बार रीड करना है और अंडरलाइन करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है। देखो पहला है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्लैंक, यानी कि डैश आर ब्रॉड बाय ईच न्यू डे। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन दिए है, एक है न्यू बिगिनिंग्स और दूसरा दिया है न्यू एंडिंग। तो इसमें क्या आएगा, न्यू बिगिनिंग्स। यदि आप पोएम पढ़ेंगे तो पहले ही लाइन में है न्यू बिगिनिंग्स, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, तो पहले में क्या आएगा, न्यू बिगिनिंग्स आएगा। दूसरा देखिए बी, बी में क्या है, डिसाइड वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू। अभी तुम्हें एक ऐसा मार्ग चुनना है कि जो जाता है किसके ओर, एक है ग्रेट डिस्ट्रेस, निराशा की ओर, और दूसरा है ग्रेट सक्सेस, यानी कि सफलता की ओर। तो हम ऑब्वियसली ग्रेट सक्सेस ही चुनेंगे, और इसलिए हमारा आंसर आएगा ग्रेट सक्सेस। अभी तीसरा, द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज। अभी यहाँ पे दिया है कि द पोएट प्रेज, यानी कि जो पोएट है वो पोएट प्रार्थना कर रहा है लॉर्ड से, यानी कि भगवान से, टू हेल्प हिम, उसको मदद करने के लिए। कहाँ पे मदद करना है, स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यानी कि यहाँ पे माइट और राइट दिया है, तो आपको क्या लिखना है, ऑब्वियसली राइट लिखना है, व्हाट इज राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट wants to see that his teenage years have been the years of his life। यहाँ पे वर्ड्स दिया है और बेस दिया है, और इसका मीनिंग होगा, द पोएट वांट टू सी, पोएट देखना चाहता है, हिज टीनेज ईयर हैव बीन द, इसका जो टीनेज ईयर है वो टीनेज ईयर उसका कैसे गया। तो इसमें वर्स्ट का मतलब बुरा और बेस्ट का मतलब सर्वोत्तम, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बेस्ट ही आएगा, बेस्ट ईयर्स ऑफ। यानी कि ये जो है ये 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी है, उसको बोलेंगे सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी। अभी ये है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे आपको दूसरा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैच द लाइंस इन कॉलम ए विथ फिगर ऑफ स्पीच इन कॉलम बी, यानी कि आपको दोनों साइड में ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि आपको मैच द फॉलोइंग, यानी कि मैच वाला, यानी कि जोड़ियां लगा, तो जोड़ियां लगाने वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। अभी दूसरा देखिए, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। अभी आपको राइमिंग वर्ड्स निकालना है पोयम का,
तो राइमिंग वर्ड्स एकदम बहुत ही इजी रहता है। तो हमें क्या करना है, राइमिंग वर्ड जब भी हम देखेंगे तो हमें लास्ट का वर्ड, लास्ट के जितने भी वर्ड्स है वो देखना है। जैसे कि यहाँ पे बिगिनिंग है, मेक है, साउंड सेम नहीं है इसलिए अलग है। मेक, टेक, तो ये साउंड सेम है इसलिए यहाँ पे राइमिंग स्कीम पहले स्टांजा में होगा मेक एंड टेक, मेक टेक, ये दो, ये राइमिंग स्कीम होगा। दूसरा है सक्सेस डिस्ट्रेस। देखो दूसरे स्टांजे में देखो, स्टांजा कैसे बोलते हैं, जो 4 लाइन लिखी जाती है, 4 लाइन का जो भी बनता है कड़वा उसको स्टांजा बोलते हैं। तो 4 लाइन जब भी एक साथ रहेगी तो उसको स्टांजा बोलते हैं। तो पहले स्टांजे में आपका जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग वर्ड्स है, तो आपका राइमिंग वर्ड्स आया है उसमें मेक और टेक। दूसरे में क्या आया राइमिंग वर्ड्स, दूसरे में राइमिंग वर्ड्स आया है आपका सक्सेस डिस्ट्रेस। तीसरे में देखिए, तीसरा स्टांजे में आया है सी मी, और चौथे में भी सी मी। तो सी मी 2 बार आया है तो 2 बार आपको नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। यानी कि आपके 3 जोड़ियां यहाँ पे बन रही है, और वो 3 जोड़ियां जो है वो है पहले स्टांजे में मेक टेक, दूसरे में सक्सेस डिस्ट्रेस, और तीसरे में है सी और मी। तो इस प्रकार ये जो राइमिंग वर्ड्स जो है, तो ये तीसरा 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। और आगे देखो, तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देखो अभी राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम में क्या फर्क है। राइमिंग वर्ड्स मतलब सेम सेम साउंड आता है तो राइमिंग वर्ड्स, अभी सेम वैसी है, यदि सेम सेम साउंड आता है तो हमें क्या करना है, ए बी सी बी ऐसा लिखना है। अभी यहाँ पे जो भी राइमिंग स्कीम बनेगी तो हमें यदि सेम साउंड आता है तो ये लिखना है, थोड़ा डिफरेंट साउंड आता है तो बी लिखना है, उससे भी डिफरेंट आता है तो सी लिखना है। तो इस प्रकार हम पहले स्टांजे में देखेंगे। तो पहले स्टांजे में राइमिंग स्कीम क्या बनेगा, बिगिनिंग्स, बिगिनिंग्स इसका कोई भी शब्द नहीं है सेम साउंड वाला, तो बिगिनिंग को ए लिखेंगे। मेक, मेक को बी लिखेंगे। फिर चूज, चूज को सी लिखेंगे। टेक, मेक टेक आता है इसलिए मेक को जिस प्रकार बी दिया है उसी प्रकार टेक को भी देंगे, यानी कि ए बी सी बी, इसका राइमिंग स्कीम जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, ए बी सी बी। यानी कि ये होल पोएम जो है टीनेज प्रेयर, इसका राइमिंग स्कीम होगा ए बी सी बी। यानी कि 3rd नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, वो 3rd नंबर का ऑप्शन आपका राइमिंग स्कीम का होगा, यानी कि ए बी सी बी। अभी ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए 1 मार्क्स देता है, पोएटिक डिवाइस में ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स दे सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैच द लाइंस इन कॉलम ए विद द फिगर ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। अभी यहाँ पे दिया है फिगर ऑफ स्पीच, मैच द कॉलम, यानी कि फैक्चुअल एक्शन में आएगा ये यानी कि जो पहला ही क्वेश्चन है अपना सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, उसमें ही आ सकता है। तो यहाँ पे एक साइड में दिया है, एक साइड में दिया है आपका फिगर ऑफ स्पीच, और एक साइड में दिया है आपका लाइन, पोएम की जितनी भी लाइन है वो लाइन दिया है, और दूसरे कॉलम बी में दिया है आपका फिगर ऑफ स्पीच का नेम। तो पहला जो दिया है डिसीजन आई मस्ट मेक, अभी ये जो डिसीजन आई मस्ट मेक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, इसमें करेक्ट प्रोज ऑर्डर नहीं है, और यदि करेक्ट प्रोज ऑर्डर नहीं रहती है तो हमें समझ जाने का कि ये इन्वर्शन है, और इसीलिए इसका जो जोड़ी जुड़ेगा, इसका जोड़ी रहेगा आपका इन्वर्शन, मतलब बी। देखो ये बी है, इन्वर्शन तो आपका बी जोड़ी रहेगा। दूसरा है प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड, प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड, हे भगवान कृपया करके मेरी आंखें खोलो। अभी यहाँ पे भगवान को प्रार्थना है, यहाँ पे भगवान जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये तो सजीव नहीं है, और जब भी कोई चीज निर्जीव रहती है और निर्जीव चीज ट्रीट लाइक अ मैन, ह्यूमन बीइंग, यानी कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग सजीव जैसा काम करती है, लाइक अ मैन, मैन जैसा काम करती है, कोई मैन समझो काम करता है, तो तब आपका जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो फिगर ऑफ स्पीच बनता है आपका एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पे
एपोस्ट्रोफी जो ए ऑप्शन है कॉलम बी में, तो ये ए ऑप्शन में जाएगा। यानी कि एपोस्ट्रोफी कब होगा? एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच तब होता है जब नॉन लिविंग थिंग्स ट्रीट लाइक ह्यूमन बीइंग, यानी कि यहाँ पे जो है नॉन लिविंग थिंग्स गॉड और कोई भी चीज हो जा सकती है, जैसे कि तेरी आंखें, तेरी आंखें गुलाब जैसी है। अभी अभी यहाँ पे जो है ये कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं। वहां पे क्या होना चाहिए? निर्जीव चीज, कोई चीज निर्जीव चीज जो है यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स ट्रीट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि पहाड़ नीचे आ रहे हैं। अभी पहाड़ नीचे आ रहे हैं, इस पोएम इस लाइन में क्या पहाड़ नीचे आ रहे हैं, यानी कि वो मानव के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। चलने का काम कौन करता है? मानव करता है। और पहाड़ कैसे नीचे आ सकते हैं? देखो पहाड़ चल के थोड़ी आएंगे, लेकिन वो ट्रीट लाइक ह्यूमन बीइंग, वो आदमी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है एपोस्ट्रोफी। अभी 3 नंबर पे देखिए, 3 नंबर पे ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड। अभी इसमें क्या हो रहा है कि एक साउंड यदि रिपीटेड होता है, टी डी, अभी यहाँ पे डी डी साउंड रिपीट हो रहा है। देखो डाउन द डार्कन रोड, यानी कि पहला ही वर्ड देखना है डाउन और डार्कन। इसमें जो डी साउंड है वो डी साउंड रिपीट हो रहा है, और जब कोई साउंड सेंटेंस में या लाइन में रिपीट होता है तो समझ जाने का ये जो है ये अलिटरेशन है। यानी कि तीसरा जो पेयर बनेगा वो तीसरा पेयर बनेगा डी, अलिटरेशन। यानी कि ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड, ये क्या है? अलिटरेशन। डी साउंड इज रिपीटेड इन द सेंटेंस, सो इट इज अ अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच। अभी 4th नंबर पे जाइए, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। देखो अभी आई कैन चूज, मैं चुन सकता हूँ, टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का मार्ग। यहाँ पे क्या कंपेरिजन किया जा रहा है, यानी कि तुम्हारा रोड और लाइफ, रोड का कंपैरिजन अपने लाइफ से किया जा रहा है। मींस ऑब्जेक्ट ट्रीट लाइक एज, मींस कंपैरिजन रोड विथ योर लाइफ। तो ये जब होगा, यानी कि कोई दो चीजों की कंपैरिजन होती है तो आपका मेटाफोर बन जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, ये है मेटाफोर। तो इस प्रकार अभी यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन मिले हैं। जो पहला मिला है वो पहला जो क्वेश्चन था वो सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी पे था। उसके बाद में जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस। और थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी सेम उसी का है, पोएटिक डिवाइस में आएगा। फिर 4th नंबर का वो पहले में ही आएगा, यानी कि सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो 2 नंबर का क्वेश्चन 2 मार्क्स से रहता है, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, इस प्रकार का। तो वो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी किस प्रकार रहेगा? देखो आपको इसी पोएम में जैसे कि पूछा जा सकता है कि व्हाई शुड वन रिएक्ट टू टेम्पटेशन, यानी कि जब तुम्हें टेम्पटेशन आएगा, टेम्पटेशन का मतलब क्या बोला था मैं? टेम्पटेशन का मतलब बोला था किसी चीज का यदि तुम्हें मोह आ जाता है, टेम्पटेशन मतलब लालच आ जाए, ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तो ये जो है ये है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। और इसमें अपने मन से लिखना पड़ता है। जैसे कि समझो जब भी तुम्हें ऐसा टेम्पटेशन आता है तो तुम क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे? द पर्सन शुड स्ट्रिक्टली से नो, तब हम नहीं बोलेंगे टू एनी टेम्पटेशन दैट कम्स इन हिज वे। जब भी हमारे मार्ग में कोई टेम्पटेशन आएगा, जब भी किसी चीज की हमें लालच होगी, तब हम उसको नहीं करेंगे, रिफ्यूज करेंगे वो चीज को। एंड ही शुड ओवरपावर एनी टेम्पटेशन एंड अवॉइड डूइंग एनीथिंग बैड और रॉन्ग। और ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। क्या अवॉइड करना है हमें? कि बैड और रॉन्ग क्या है और उसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी। तो इस प्रकार आपको ये 5 मार्क्स का गुणगान मैंने बोला है कि पहला है सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, आपको 2 प्रकार बताया हूँ। वैसे
उसके बाद में कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी वो अपने मन से करना है, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। और तीसरा जो है एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस, उसमें आपको राइमिंग स्कीम पूछा जा सकता है, उसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है। तो ये जब भी हम कॉम्प्रहेंशन करेंगे तो कॉम्प्रहेंशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, पोयम को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन का मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंड। और यदि ये पोयम हमें सब समझ में आई तो हम नीचे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसी प्रकार का एक एग्जाम में आया हुआ दूसरा पोयम देखेंगे, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। तो बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ये जो पोयम है, इस पोयम के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। जैसे कि बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, इसमें एक बच्चा, उसके पापा जो है वो फैक्ट्री में काम करते रहते हैं और उसका गांव जो है वो गांव और जहाँ पे वो काम करने जाते हैं वो डिस्टेंस बहुत होता है और रास्ते में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जहरीले। तो वो बच्चा मून को क्या बोल रहा है, सेकंड पोयम देख रहे हैं हम, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। इसका मतलब होता है कि बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट यानी कि चंद्र प्रकाश। मूनलाइट का मतलब क्या होगा, चंद्र प्रकाश, लेकिन कैसा, बास्केट फुल यानी कि बास्केट फुल भर के। तो यहाँ पे ओ मून गिव मी मूनलाइट, एक बच्चा बोल रहा है, यानी कि मुझे, मून को प्रार्थना कर रहा है, वो विनवनी कर रहा है कि ओ मून, हे चंद्रा, हे चंद्रमा, गिव मी मूनलाइट, मुझे आपका चंद्र प्रकाश चाहिए। बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल विद सीड्स ऑफ मूनलाइट, मुझे तुम्हारा जो सीड्स है वो सीड बास्केट फुल चाहिए या बास्केट 2-3 बास्केट चाहिए, यानी कि एक बास्केट के ऊपर भी दिया तो चलेगा, लेकिन मैं उसका, मुझे वो जो बीज है वो बीज मुझे चाहिए। वो बीज लेके वो बच्चा क्या करने वाला है, तो फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज, देखो फ्रॉम द सिटी यानी कि सिटी से लेकर वो अपने विलेज तक वो बीज को बोने वाला है। ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, रास्ते पर वो साइड में वो बीज को बोने वाला है। आई वॉन्ट टू शो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, यानी कि उसको वो बोने के लिए वो बोल रहा है कि मुझे, हे चंद्रमा, मुझे तो एक बास्केट या एक बास्केट से ज्यादा आपका बीज चाहिए, और वो बीज लेके मैं क्या करने वाला हूँ, उस बीज को रास्ते के दोनों साइड में मैं बोऊंगा। और ये बोने का कार्यक्रम जो है उसका, वो उसके घर से लेके यानी कि उसके गांव से लेके उस सिटी तक जहाँ पे उसके पापा काम करने को जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाइट ये सेंटेंस आया है, पहले हमने देखा था अलिट्रेशन के बारे में। अलिट्रेशन कब होता है फिगर ऑफ स्पीच, जब एक ही साउंड सेंटेंस में रिपीट होता है। जैसे कि यहाँ पे यस यस हो गया, यस यस, तो एक सेंटेंस, एक साउंड जब, एक लेटर जब सेंटेंस में रिपीट होता होगा तब आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है अलिट्रेशन। लेकिन पूरा यदि वर्ड्स रिपीट होता है या कोई फ्रेजेस रिपीट होते हैं तो अब आपका जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो होता है रिपीटेशन। इसमें देखो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाइट, या यहाँ पे स्मॉल और स्मॉल ये 2 वर्ड्स रिपीट हुए हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगा ये पूरा शब्द रिपीट हुआ है, स्मॉल स्मॉल, तो ये तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच बनता है रिपीटेशन। अभी दूसरा स्टांजा देखेंगे हम, द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। देखो द होल विलेज यानी कि वो पूरा गांव जाता है, गोज टू द सिटी डेली टू वर्क यानी कि काम करने के लिए वो पूरा गांव वो सिटी में जाता है, डेली काम करने के लिए जाता है। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, और जब वो बैक यानी कि रिटर्न के लिए हो जाते हैं तो उस वक्त क्या हो जाता है, बिकम अ डार्क यानी कि अंधेरा फैल जाता है रास्ते में। एज माई विलेज इज क्वाइट फार,
और बच्चा बोल रहा है कि माय विलेज जो है, यानी कि मेरा जो विलेज है वो विलेज उस सिटी से दूर है, और उस सिटी से दूर है तो क्या होगा, द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन। और वो बच्चा बोल रहा है कि जो रास्ता है, जो आने जाने का रास्ता है मेरे पापा का सिटी से लेके मेरे गांव तक, वो रास्ता फुल भरा हुआ है किससे, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, यानी कि सांप और बिच्छू से वो रास्ता भरा हुआ है। और सांप और बिच्छू यदि रास्ते में आएंगे तो हमें पता ही है कि हमें कितनी डिफिकल्टीज आती है, यानी कि डिफिकल्टी फेस करके हम यदि गांव से वो सिटी से लेके गांव आएंगे तो हमें ये डिफिकल्टी देखने के बाद थोड़ा संभाल के आना पड़ेगा। और संभाल के आना पड़ने के लिए क्या है, यहाँ पे अंधेरा है, टोटली अंधेरा है, और अंधेरा रहेगा तो क्या होगा, फिर अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो अंधेरे यदि उजाला हो जाएगा वहां पे तो मेरे पापा जोर से भी घर आएंगे, यानी कि जो धीरे धीरे से आते हैं, लेकिन यदि अंधेरा दूर हो जाएगा तो फास्टली भी आएंगे। नाइदर बस नॉर कार फ्लाइज, नाइदर बस देखो, और उस रास्ते पे नाइदर बस, ना बस है नॉर कार फ्लाइज, ना कोई फ्लाइज है। कार फ्लाइज में ये ना, ये आने जाने के लिए भी कोई गाड़ी नहीं है, ना कोई बस नहीं है, यानी कि मेरे पापा को अंधेरे में ही आना पड़ता है। और इसीलिए वो बच्चा क्या बोल रहा है कि द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क, मेरा गांव पूरा उस सिटी में काम करने के लिए जाता है, और जब वो रिटर्न आने के लिए होते हैं तब पूरा रास्ते में अंधेरा हो जाता है। मेरा गांव खूब बहुत दूर है उस सिटी से, और सिटी के रास्ते में, मेरे गांव और सिटी के रास्ते में जो अंधेरा फैलने के बाद वहां पे पॉइजनस एनिमल बहुत सारे हैं, जैसे कि स्नेक है, स्कॉर्पियंस है, और वहां आना आना जाने के लिए भी कुछ कार्ट नहीं है, कोई बस नहीं है। तो ये बहुत सारी डिफिकल्टीज है, तो इसको किस प्रकार फेस करना है, और इसलिए वो बच्चा मुझसे प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आपका मूनलाइट चाहिए, आपका बीज चाहिए, जो बीज लेके मैं रास्ते के दोनों साइड में बोऊंगा और उजाला ही उजाला कर दूंगा। आगे का स्टांजा देखो, वेन माई फादर रिटर्न्स होम, देखो वेन माई फादर रिटर्न्स होम, जब मेरे पापा घर आते हैं तो क्या है, आई एम अस्लीप, अस्लीप का मतलब सोई हुई रहना, वो सोई हुई रहती है, अस्लीप, स्लीप का मतलब सोना, लेकिन यहाँ पे ये लग गया, ये लगने के बाद वो एडवर्ब बन गया और ये सोना बन जाएगा। I am asleep and he goes back early in the morning, देखो and he goes back early in the morning, और उसको सुबह उठने के बाद जल्दी जाना पड़ता है, और while I am sleeping, उस वक्त भी मैं सोया हुआ रहता हूँ, ऐसा ये लड़का बोल रहा है। और इसीलिए वो मून से प्रार्थना कर रहा है कि ओ मून गिव मी बास्केट फुल और मूनलाइट ऑन अ लोन, देखो मुझे आपका जो बास्केट फुल मूनलाइट है वो मुझे लोन पे दे दो। देखो वो कंडीशन को फेस करने के लिए बच्चा लोन भी लेने के लिए तैयार है कि उसके पापा जल्दी घर आना चाहिए, उससे बात होनी चाहिए, उसको कुछ बातें शेयर करना है शायद अपने पापा से, पापा के साथ उसको एंजॉय करना है, और इसीलिए वो उनको प्रेयर कर रहा है कि आप मुझे आपका जो चंद्र प्रकाश है वो मुझे लोन पे दे दो। आगे देखो, आई वॉन्ट टू लाइट, आई वॉन्ट टू लाइक द डार्क रूट, देखो वो बच्चा चाहता है कि जो अंधेरा अंधेरा रास्ता है उस अंधेरे रास्ते पे क्या चाहिए, उजाला चाहिए, सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, और उजाला हो जाएगा तो मेरे पापा जल्दी घर आएंगे। रिटर्न्स अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी आएंगे। आई टू वांट टू हियर फेरी टेल्स, और वो जल्दी घर आएंगे तो क्या होगा, आई टू वांट टू हियर फेरी टेल्स, वो मुझे परियों की कथा सुनाएंगे, एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और बहुत सारी कथाएं स्टोरीज मुझे सुनाएंगे, परियों की कथा सुनाएंगे। और इसीलिए वो बच्चा मून को बोल रहा है कि वो मून गिव मी बास्केट फुल of moonlight, I want to show shades of moon on the sides of the path, यानी कि आपका मूनलाइट लेके
आपका सीड्स लेके, मून का सीड्स लेके मैं रास्ते के दोनों साइड पे बोऊंगा, सिटी से लेके अपने गांव तक, और उजाला उजाला करूंगा। तो इस प्रकार ये सुनील शर्मा ने लिखी हुई पोयम है। इस पोयम में सुनील शर्मा ने एक बच्चे की व्यथा, उस एक बच्चे की सिचुएशन बताई है अपने पापा के प्रति। यानी कि देखो बच्चा कितना टैलेंटेड दिख रहा है यहाँ पे, अपने पापा के लिए वो चांद से प्रार्थना कर रहा है। तो इस प्रकार हमें भी बहुत सारी बातें सीखना है और अपने पापा के लिए हमें भी ऐसी कुछ विनवनी करना है। तो आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे। तो पहला, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पोयम। अभी ये जो पोयम है, इस पोयम में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि द चाइल्ड वांट्स टू शो स्मॉल मून ऑफ लाइट फ्रॉम। देखो, चाइल्ड वांट टू शो यानी कि बच्चा बोना चाहता है, शो बोना चाहता है स्मॉल मून, यानी कि स्मॉल मून के लाइट को फ्रॉम कहाँ से कहा था। तो यहाँ पे हमें पोएम में मिलेगा फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज। तो पहले में क्या आएगा, फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज, फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज। तो देखो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हमें बहुत इजी है, वो ऑलरेडी आपको आपको पोएम में दिया हुआ रहता है, सिर्फ आपको ढूंढना रहता है। यदि आप ढूंढेंगे तो ये एक्टिविटी आपको मिल जाएगी और ये 2 मार्क्स आपको इजीली गॉट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आगे का जो क्वेश्चन है, आगे का है, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ एंड फुल। जो रास्ता है वो रास्ता भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है। तो हम पोएम में देखेंगे तो पोएम में पता चलेगा, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। आंसर क्या रहेगा, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन। अभी तीसरा जो क्वेश्चन है, द चाइल्ड वांट्स टू बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन। वो बच्चा जो है, वो बच्चा लोन ले रहा है अपने पापा के लिए। तो एंड में क्या आएगा, लोन, वांट्स बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन, यानी कि वो बच्चा अपने पापा के लिए लोन ले रहा है, बास्केट फुल ऑफ मून, यानी कि लोन पे ले रहा है उसको। अभी चौथा जो क्वेश्चन है, द चाइल्ड वांट्स टू लाइट द डार्क रोड सो दैट हिज फादर अर्ली कम, रिटर्न्स अर्ली, फादर्स रिटर्न अर्ली। देखो यहाँ पे सो दैट माय फादर्स रिटर्न अर्ली, तो चौथे में क्या आएगा, सो दैट माय फादर्स रिटर्न अर्ली। अभी राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज फॉर द फॉलोइंग नाउन्स। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब वर्णनीय शब्द। अभी यहाँ पे मून्स तो दिया है, लेकिन मून्स कैसा, उसके आगे वाला जो भी वर्ड्स रहेगा वो डिस्क्राइबिंग वर्ब रहता है। जैसे कि आपको ये पोएम में ढूंढना है मून्स, मून्स के आगे क्या है, तो यहाँ पे हम पोएम में ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा स्मॉल मून्स। क्या आएगा, देखो स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। तो मून्स के आगे जो वर्ड्स रहेगा वो उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड रहता है। तो यहाँ पे जो है मून्स के आगे पहले आया है स्मॉल, इसलिए स्मॉल मून। अबे रूट, रूट मतलब रास्ता, तो शायद रास्ता कैसे रहेगा, रास्ता कैसे रहेगा, टफ रहेगा, टफ, तो ये टफ आएगा उसमें। तीसरा है विलेज, विलेज माय विलेज भी बोल सकते हो आप, ऑलरेडी यहाँ पे बच्चा माय विलेज बोल रहा है इसलिए माय विलेज यानी कि मेरा गांव। उसके बाद में और दूसरा भी वर्ड्स है उसमें, होल विलेज यानी कि पूरा, संपूर्ण गांव, पूरा गांव, होल विलेज। यहाँ पे लास्ट लाइन में होल विलेज है तो होल विलेज भी यहाँ पे रहेगा। अभी यहाँ पे बास्केट मॉर्निंग दिया है, तो मॉर्निंग में क्या आएगा, मॉर्निंग, मॉर्निंग में आएगा अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पे दिया है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग तो अर्ली आएगा। तो इस प्रकार ये डिस्क्राइबिंग वर्ब 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये भी बहुत इजी एक्टिविटी है। तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि राइट द मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग। यहाँ पे एग्जांपल दिया है बास्केट फुल, यानी कि उन्होंने प्रीफिक्स लगाया बास्केट को, तो बास्केट फुल, वो बास्केट फुल हो गया। तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखना है। यहाँ पे दिखे दूसरा दिया है
बकेट फुल, तो ऐसे वर्ड्स आपको इसमें लिखना है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, बास्केट फुल हो गया आपका, बकेट फुल हो गया, हैंडफुल लिख सकते हो, स्पून फुल लिख सकते हो, चम्मच भर, कलरफुल लिख सकते हो, उसके बाद में ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये फुल आपको सिर्फ सफिक्स जोड़ना है। तो इस पोएम में इस प्रकार आपको पोएटिक डिवाइस के लिए फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाएगा। तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें क्या आएगा, इसमें फिगर ऑफ स्पीच आता है रिपीटेशन और अलिटरेशन। अलिटरेशन का मतलब क्या है कि अलिटरेशन का मतलब इसमें सिर्फ साउंड, यदि एक ही साउंड रिपीट होगा तो समझ जाने का ये अलिटरेशन है। और रिपीटेशन जब बोलेंगे तो रिपीटेशन का मतलब एक तो पूरा वर्ड्स रिपीट हो जाएगा, नहीं तो पूरा फ्रेज रिपीट हो जाएगा। तब आपको समझना है कि इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन होता है। तो इसमें दो वर्ड्स, ये दो ही फिगर ऑफ स्पीच याद रखना है जब भी ये एग्जाम में यदि आता है, तो रिपीटेशन और अलिटरेशन। और बाकी बचता है आपका राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम में हमने क्या किया था, राइमिंग स्कीम में हमने लास्ट के वर्ड्स देखे थे, पोएम के लास्ट के वर्ड। यहाँ पे देखो, पहले में मून है, दूसरे में मूनलाइट है, तीसरे में फूल है, चौथे में मूनलाइट है। यानी कि कोई भी साउंड नहीं जुड़ रहा है, मून, मूनलाइट, फुल, मूनलाइट, कुछ भी नहीं जुड़ रहा है। इसलिए ये पोएम जो है, ये पोएम है फ्री वर्स। यानी कि जब भी कोई रिदम नहीं जुड़ेगा, जब भी कोई राइम नहीं जुड़ेगा, जब भी कोई राइम और रिदम नहीं जुड़ेगा, यानी कि तालबद्ध नहीं, एक साउंड जैसा प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, तो आपको समझना है कि ये जो पोएम है ये फ्री वर्स की पोएम है। तो इस प्रकार आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं कि बस सबसे पहले आपको बोला था मैं कि सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी के ऊपर 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, दूसरे में कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, और तीसरा एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइस में आपको पूछा जा सकता है फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, इस प्रकार। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी में क्या पूछा जा सकता है, अल्टरनेटिव द, choose the correct alternative, मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी, इस प्रकार के। और कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी में क्या आ सकता है आपको, ये आपको आपके मन से क्वेश्चन करना है, रहेगा रिलेटेड अपने पोएम से ही, लेकिन आंसर अपने मन से लिखना है। और इसमें क्या डिस्क्राइबिंग वर्ब आ सकता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मैंने बोल दिया हो कि यदि उस नाउन से पहले जो भी वर्ड्स आएगा वो उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। तो इस प्रकार ये पोएम कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स के लिए है, तो ये 5 मार्क्स आपको मिलना चाहिए। तो अभी किसी को कुछ डाउट्स होगा तो मुझे पूछ सकते हो। सर, हाँ सर। हेलो, हाँ हाँ सर। हाँ सर। बच्चों अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आपका जो है सेकंड लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। मानसी, पूछो क्या पूछना है। हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा। हाँ पूछिए। सर रामिंग इसमें कुछ निकालते हो इसमें, क्या बेटा? ए बी। सर रामिंग इसमें कैसे निकालते हो, ए बी ओके सी बेटा, हाँ देखो राइमिंग स्कीम, देखो अभी क्या करना है, राइमिंग स्कीम के लिए हमें ना पोएम का एंडिंग का वर्ड, जो जितनी भी लाइन है, 4-4 लाइन का एक स्टांजा बनता है। तो 4 लाइन का एक स्टांजा बनता है, तो हमें पोएम का लास्ट का वर्ड ढूंढने का है। जैसे कि यहाँ पे बिगिनिंग है, लास्ट वर्ड, उसके बाद में मेक है, उसके बाद में चूज है, उसके बाद में टेक है, बराबर है। हाँ तो ये 4 वर्ड्स आए हैं, तो अभी जिसका साउंड सेम होगा उसको ये देने का। जैसे कि यहाँ पे बिगिनिंग है, बिगिनिंग को हम ये देंगे, लेकिन बिगिनिंग बिगिनिंग में एक से भी साउंड नहीं जुड़ रहा है, तो इसको ये लगा के छोड़ देंगे। उसके बाद में मेक है, मेक को बी देंगे, मेक टेक सेम साउंड आ रहा है, इसलिए टेक को भी बी देंगे, यानी कि मेक टेक, इसको मेक को बी, टेक को बी। फिर चूज, चूज भी अलग वर्ड था, इसलिए यहाँ पे सी देंगे। यानी कि आपका राइमिंग स्कीम जो भी बनेगा, ए बी सी बी।
दूसरा देखो लाइफ है, लाइफ को ए दिया, सक्सेस है, सक्सेस को बी दे दिया, रोड है, रोड को सी दे दिया, डिस्ट्रेस है, सक्सेस डिस्ट्रेस एक आता है इसलिए यहाँ पे बी दे दिया, यानी कि ए बी सी बी। इसका राइमिंग वर्ड जो भी निकलेगा बेटा वो राइमिंग वर्ड ए बी सी बी होगा। और ए बी सी बी कब लिखते हैं, जैसे कि साउंड यदि सेम आता है, पहले पहला वर्ड देखने का, यदि साउंड सेम है तो ये ही है, यदि साउंड डिफरेंट है तो बी, उससे भी साउंड डिफरेंट है तो सी। तो इस प्रकार आपको ये एबीसीडी राइमिंग स्कीम में आप लगा सकते हैं। समझ में आया बेटा? और कोई क्वेश्चन? और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। और किसी को कुछ पूछना है तो बच्चों पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आपका ये लेक्चर जो है यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। अब किसी को नहीं पूछना है तो आप सेशन लीव कीजिए। थैंक यू सर। वेलकम।